दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ऑक्सीजन का गम हमें इनाम दिया है। ये कौन सा गाना गा रहे हो शेखरू? ना बंधु ना, ये गाना मैं नहीं गा रहा हूं बच्चे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गा रहे हैं। योगी जी के दोस्त ही अब ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी उम्मीद वो अपने दुश्मनों से भी नहीं करते। ऐसा क्या कर दिया है दोस्तों ने? ऐसा क्या कर दिया दोस्तों ने? अरे बंदरू, ऐसा क्या कर दिया? योगी जी के दोस्त यानी उनकी अपनी सरकार के मंत्री और विधायक ही अब यूपी में ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। सर बता लो। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। नहीं मिली, 3 दिन हो गए सर। मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला। आज 5 दिन हो गए, गैस ही नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। खैर, ये तो योगी जी का दावा हो गया। अब बात करते हैं उनके दोस्तों की, यानी उनके मंत्रियों और विधायकों की। लखीमपुर से बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी जी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोग असहाय होकर अपने लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं। लखीमपुर जिले में ऑक्सीजन की भारी कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही अधिकांश लोग मर रहे हैं। सुन रहे हैं आप योगी जी? ऑक्सीजन की भारी कमी बता रहे हैं आपके अपने विधायक। और ये अकेले नहीं है। तो क्या और विधायक भी चिट्ठी लिख रहे हैं क्या? अरे बंदरू, सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद और मंत्री भी लिख रहे हैं। लखनऊ सेंट्रल से बीजेपी विधायक और सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहले ही प्रदेश में कोरोना के इलाज में बद इंतजामी पर सवाल उठा चुके हैं। पाठक जी ने योगी जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी कोशिशों के बावजूद इतिहासकार योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस और इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। इसी तरह मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर लगातार प्रशासनिक बद इंतजामी और ऑक्सीजन की दिक्कतों के बारे में आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी भी दे चुके हैं। मैंने एक आदमी को एडमिट कराना था, मैंने कहा, उन्होंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर आइए, मैं एडमिट कर लूँगा, वरना मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ये जो कमी हो रही है ये गलत है और इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कौशल किशोर योगी जी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। उनके ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन पर ऐसे ट्वीट्स की भरमार है जिनमें लोगों की हो रही परेशानी की बात की गई है। कौशल किशोर की तरह ही मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री योगी जी को ऑक्सीजन की कमी के बारे में चिट्ठी लिखी थी। अग्रवाल साहब ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं और वो दम तोड़ रहे हैं। आज ये संख्या रोज 1200 या उसके पार है, तो उसके कारण से बेड्स की जरूरत है या जो है ऑक्सीजन की खास तौर से जरूरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी कर ही रहे हैं। बीजेपी के एक और सांसद हैं सत्यदेव पचौरी जी कानपुर से सांसद हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना से मरने वालों में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह कई और नेताओं ने भी योगी जी को ऐसी ही चिट्ठियां लिखी हैं।
लेकिन इन चिट्ठियों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सारा माल मिल सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसका खजाना भर सकता है। खजाना कैसे भर सकता है शेखरू? खजाना ऐसे भर सकता है बंदरू कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब अपने इन चिट्ठीबाज मंत्रियों और विधायकों की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है और मालामाल हो सकती है। कुछ समझ में नहीं आया शेखू। समझाता हूं। तुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने क्या ऐलान किया था? योगी जी ने ऐलान किया था कि यूपी में ना ऑक्सीजन की कमी है और ना ही अस्पतालों में बेड की। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। और यूपी सरकार ने यह भी कहा कि जो भी ऑक्सीजन की कमी के बारे में अफवाह फैलाता पाया जाएगा, सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। कहा था कि नहीं कहा? हाँ, ये तो याद है। ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री और सांसद विधायक कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। तो योगी जी के हिसाब से तो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, कि नहीं? बिल्कुल फैला रहे हैं। तो अगर ये अफवाह फैला रहे हैं तो इन नेताओं की संपत्ति जब्त होगी और हमारे नेताओं से ज्यादा संपत्ति तो शायद ही किसी के पास होती है। तो यूपी सरकार का खजाना भर जाएगा कि नहीं? हाँ, फिर तो भर जाएगा। काश कोरोना भी इंसान होता बंदरू, काश कोरोना भी इंसान होता। तो क्या होता? तो योगी जी कोरोना की भी संपत्ति जब्त कर लेते और अपना खजाना भर लेते। लेकिन क्या करें, अफसोस कमबख्त कोरोना इंसान नहीं है। हालांकि इंसानों की संपत्ति जब्त करने में भी यूपी सरकार के सामने एक और अड़चन आ गई। वो क्या शेखरू? वो ये बंदरू की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई इंसान सरकार की आलोचना कर रहा है तो इसके लिए सरकार उसकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकती। यह फैसला सुनाया है माननीय न्यायालय ने। हालांकि मेरा मानना है कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान की परवाह न करके भी दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। पोल खोल की पूरी टीम की ओर से ऐसे सभी मसीहाओं को सलाम। कौन बनेगा? पता नहीं कौन बनेगा यार, पता नहीं कौन बनेगा यार, पता नहीं कौन बनेगा, पता ही नहीं चल पा रहा। 5 दिन हो गए आज। क्या हो गया शेखरू? किस बात का पता नहीं चल रहा है? अरे बंदरू, असम के मुख्यमंत्री का आज 5 दिन हो गए चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि असम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन मत पूछिए। बीजेपी यह तय ही नहीं कर पा रही है कि सीएम का ताज सर्बानंद सोनोवाल के सर पर रखा जाए या हेमंत बिस्वा शर्मा के। 2 मई को जिन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे उनमें से 4 राज्यों में या तो नए मुख्यमंत्री बन गए या कौन बनेगा इसकी घोषणा हो गई। मतलब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है सिवाय असम के। वहां अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे बीजेपी आमतौर पर चुनाव से पहले ही यह ऐलान कर देती है कि जीतने पर कौन उस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन असम में ऐसा नहीं किया। असम का गौरव बढ़ाते हुए असम के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है।
असम में ऐसा नहीं किया, मे बी बिकॉज इट्स असम ऑफ टोटल कंफ्यूजन। पता नहीं क्यों नहीं किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो पूरे चुनाव के दौरान बार बार कहते रहे कि बीजेपी को बहुमत देकर डबल इंजन की सरकार बनवाइए और फटाफट विकास कराइए। जहां देखो वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि असम में डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए कितना उत्साह है। बाकी राज्यों को फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन असम में तो डबल इंजन की सरकार बनी गई, यानी इंजन तैयार खड़ा है लेकिन ड्राइवर नदारद है। केंद्र सरकार वाला इंजन स्टार्ट है, उसका ड्राइवर बैठा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार वाला इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है शेखरू? शायद इसलिए बंदरू की बीजेपी के बड़े नेता अभी पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो वहां सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, अब वहां लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो पार्टी का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिछले हफ्ते लगातार पश्चिम बंगाल में ही संघर्षरत रहे। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वो वहां गए भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से ममता दीदी को चुनौती भी दे डाली। खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश से सच्चाई छुप नहीं सकती। असहिष्णुता के विचार हैं, इनको हम नस्तो नाबूद करेंगे, ये ना। और इस साल इनको ममता फान की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इस चक्कर में असम के अपने सीएम बनाओ अभियान को भूल गए। जहां सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, नहीं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, नहीं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री वाला झगड़ा चल रहा है। इस रार तकरार के बीच बीजेपी आला कमान ने शनिवार को सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों को दिल्ली तलब किया। देखिए इस तलबा तलबी के बाद शर्मा जी ने क्या कहा। काल गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी का बैठक होने का संभावना है और वो पार्टी का बैठक में ही सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, यानी सोनोवाल से हेमंत की रार। सिर्फ सोनोवाल से ही नहीं, हेमंत की एक और हेमंत से भी रार हो गई, तकरार हो गई। हेमंत कॉलिंग हेमंत। हुआ दरअसल यूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परसों एक ट्वीट किया, ये वाला जरा देखिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। मामला यह था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ मुख्यमंत्रियों को फोन करके उनके राज्य में कोरोना के हालात की जानकारी ली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ट्वीट किया। फिर क्या था, हेमंत को जवाब देने के लिए सबसे पहले हेमंत ही सामने आए। अरे अपने हेमंत बिस्वा शर्मा, तो हेमंत ने हेमंत के ट्वीट पे ट्वीट दे मारा। है तो ये मामला भी प्रोटोकॉल वाला ही, जैसा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की उस बैठक में हुआ था, मतलब इस बैठक में। इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करना उचित नहीं है। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो हो सकता है कि झारखंड के सीएम हेमंत को जवाब देकर असम वाले हेमंत बाबू अपने लिए मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के लिए फील्डिंग कर रहे हो, क्योंकि असम की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी में फंसा पेच निकल ही नहीं रहा है। तेरी कुर्सी में तो कोई पेच नहीं है ना बंदरू? नहीं, मेरी कुर्सी सीएम वाली नहीं है शेखरू। हाँ, और तेरी कुर्सी पे बैठने वाला कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं है।
मैं तो बैठूंगा नहीं तो इसमें भी पेच निकल आता है। एनीवे, द होल थिंग इज दैट कि असम की सीएम की कुर्सी में फंसा पेच 2-4 दिन में निकलता है या नहीं, देखते हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो पेच जो कि फंसा है, वो कुर्सी जो कि बटा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एकदम दार्शनिक मुद्रा में आ गई, एकदम दार्शनिक, बोले तो ऐसे। काले वास्ते भैया ध्यान तोड़ दिया। अरे वो इस वास्ते कि लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में उसकी हार हो गई है, पर पार्टी का कहना है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जास्ती चिंता नहीं करने का। बड़े बड़े राज्यों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन यानी मुखिया, सरपंच, पंच आदि के इलेक्शन में कई तरह के ड्रामे। एक तो मतगणना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनकी जमकर धज्जियां उड़ी। यानी कोरोना की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं। आप ये नजारे देखिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि वहां के क्या हाल थे। यानी राज्य चुनाव आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मतगणना के प्रबंध को लेकर जो जो वादे किए थे, वो सब इधर उधर जाने किधर किधर उड़ गए, पता नहीं कहां गए, फना हो गए। ये भी समझ में नहीं आता कि हाईकोर्ट ने क्यों राज्य चुनाव आयोग के वादों पर भरोसा कर लिया। आरोप तो यहां तक है कि चुनाव के काम में लगे लगभग 1000 शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और चुनाव आयोग देखता रहा, बस देखता रहा, आराम से देखता रहा। कर्मचारियों के संगठनों के नेता इसके लिए 50-50 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपया जो आप पहले देते थे वो दिया जाए, इनको कम से कम उनके परिवारों को राहत मिले, चाहे वो संविदा के हों चाहे वो मानदेय के हों, उनको सबको पैसा मिलना चाहिए। मरने के लिए अगर किसी अधिकारी से कहा जाए कि हम 2 करोड़ रुपया देंगे, शायद कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन हमको झोंका गया। तो भैया इतना सब हुआ और हो रहा है। सरकार ने कोरोना के प्रकोप के बीच चुनाव कराने और मतगणना कराने का कितना रिस्क लिया, लेकिन चुनावी नतीजे क्या निकले? क्या निकले? बीजेपी हार गई मतलब दूसरे स्थान पर रही। समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर, बीजेपी दूसरे स्थान पर और बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो उनका नामो निशान ढूंढने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद लेनी पड़ेगी। भाई ताज्जुब है, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। भाई कहां है कांग्रेस? कहां है? कहां है? कहां है? Where is Congress? What the hell, man? Not to be seen anywhere. खैर, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात क्या रही ये मालूम है बंदरू? क्या रही? बीजेपी अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर हर जगह हार गई। मतलब उसके गढ़ों में ही उसकी हालत खस्ता हो गई। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सदस्य हैं और गोरखपुर के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है
कि इस लोकल बॉडी इलेक्शन का कोई खास मतलब नहीं है। हट। असली चुनाव तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। और ये लोकल नेता ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे जो निर्दलीय जीते हैं वो सब उसी के हैं। वो सब तो कुछ समय के लिए दूसरी राह पे चले गए थे, भटक गए थे, गुमराह हो गए थे। तो पार्टी पूरे दार्शनिक अंदाज में अपनी हार का लेखा जोखा कर रही है। राज्य चुनाव आयोग का भी यही हाल है। वो अदालत में कहता कुछ और है और करता कुछ और है। लेकिन जहां तक राज्य की पुलिस का सवाल, वो ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करने वाले अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में लगी है। समझ लीजिए कि बस एक यूपी पुलिस ही है भैया, जो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। जी, लगता है उसका तो नारा ही यही है, ठुकाई ही असली दवाई। तो ये था आज का पोल खोल, देश के नेताओं की, अभिनेताओं की और कोरोना के कर्ता धर्ताओं की। इसी तरह पोल खोलते रहेंगे मैं और मेरा बंधु। क्यों बंधु, खोलते रहेंगे ना? जी उस्ताद, बिल्कुल खोलते रहेंगे। देखा, मेरा बंधु राजी तो मैं भी राजी। तो अगले शनिवार को फिर मिलेंगे यहीं पर हम दोनों। तब तक अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चलिए।